Good morning, very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई पार्ट 3 के बारे में। आगे के दो वीडियो लेक्चर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 70% जितना जो भी आपका चैप्टर है वो कवर कर लिया था। आज पार्ट 3 के साथ जो भी हमारा चैप्टर है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो हम इस चैप्टर के अंदर पार्ट 3 में आज यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आज का जो भी हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग का वो है फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो ये वर्ड आपने सुना होगा। ओके, तो बुजो को इन्विटेशन मिला था उसके फ्रेंड के घर पार्टी का, तो वहाँ पे वो गया और पार्टी में उसने बहुत सारे जो भी वेराइटीज़ थे, फूड स्टफ्स थे, वो उसने खाए। उसके बाद जब वो घर आता है तो घर आने के बाद उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, मतलब कि उसको वॉमिटिंग की वजह से हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। जब वो वहाँ पे हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर उसका चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसकी कंडीशन देख के ऐसा बोल रहा है कि उसको फूड पॉइजनिंग हुआ है। ओके, जो फूड पॉइजनिंग उसके लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल भी है। और ये जो फूड पॉइजनिंग है तो वो किसकी वजह से होता है, तो हम जो बिगड़ा हुआ स्पॉइल या तो गंदा खाना खाते हैं उसकी वजह से, और वही फूड को स्पॉइल करता है, गंदा कौन करता है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को बिगाड़ते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे जो भी फूड होता है वो फूड के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे ही डेवलप होते हैं और फूड के अंदर टॉक्सिक मतलब कि जहरीला या तो हार्मफुल सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, जिससे फूड पॉइजनियस होता है और सीरियस इलनेस मतलब कि बीमारियां भी होती है और किसी कंडीशन में तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम जो खाना खाते हैं वो प्रिजर्व मतलब कि अच्छा होना चाहिए, बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और जो भी हमारा फूड है उसको हमें स्पॉइल होने से बचाना चाहिए। तो ये सुन के पहली बोली हाउ इट इज़ पॉसिबल। ओके, फूड गंदा कैसे होता है, फूड पॉइजनियस है क्या, फूड पॉइजन किससे होता है, उन सब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन उसके माइंड में डेवलप हुए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है जो भी आपका फूड है उसका प्रिजर्वेशन, मतलब कि उसको आप अच्छा कैसे रख सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने ऐसा पढ़ा था कि जो भी फूड ग्रेन्स है उसको लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए बहुत सारी मेथड्स वहाँ पे दी थी कि उसको आप कैसे रख सकते हो। ओके, और जो भी हम घर पे खाना पकाते हैं तो हमें उसको भी कैसे अच्छे रखना है, उसको भी कैसे प्रिजर्व करना है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एक दिया है जो कि ब्रेड है, आपने देखा होगा, खाया भी होगा। तो ब्रेड है, मॉइस्चर कंडीशन मतलब कि पानी वाली कंडीशन में वो क्या होता है, उसके ऊपर फंगस का अटैक हो जाता है। फंगस के अटैक की वजह से उसके ऊपर क्या होता है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको क्या करते हैं, बिगाड़ देते है। तो जब भी आप स्पॉइल्ड फूड होता है उसकी जो भी स्मेल चेंज हो जाती है, गंदी स्मेल आती है उसमें से, उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी स्पॉइलिंग फूड है उसका केमिकल रिएक्शन भी क्या होता है, तो भाई डिफरेंट होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन वो हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट देता है। तो पहले ने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे, तो जो भी उसने मैंगो लाए थे वो मैंगो उसने थोड़े दिन तक खाए नहीं, फिर भी बिगड़ गए। और उसी हिसाब से जो भी उसकी दादी थी, ओके, तो दादी ने भी मैंगोस लाए थे। ओके, लेकिन उन्होंने जो भी मैंगो थे तो वो अच्छी तरह से रखे, उसके ऊपर कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ किया होगा तो वो लंबे टाइम तक रखने के बाद भी वो बिगड़े नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये सोचकर वो कंफ्यूज हो गई कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मेरे मैंगो बिगड़ गए और दादी के मैंगो एज यूजुअल उसमें किसी भी टाइप की स्पॉइल वहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पे हमें स्टडी करनी है कॉमन मेथड फूड प्रिजर्विंग के लिए कि जो हम घर पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके फूड के ऊपर अटैक करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके फूड को प्रिजर्व करना है, बचाना है। तो उसके लिए फर्स्ट मेथड आपको दी हुई है केमिकल मेथड। अगर केमिकल मेथड की बात करें तो जो भी सॉल्ट और एडिबल ऑयल है तो ये कॉमन केमिकल्स है और उसको जनरली हम क्या करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो भी ग्रोथ है उसको कम करने में या तो रोकने में हम उसको यूज़ करते है। और इसी वजह से जो भी सॉल्ट और एडिबल ऑयल है उसको आप प्रिजर्वेटिव भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो भी सॉल्ट है या तो एसिड है वो प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है, तो जो भी मैंगोस होते हैं उसके ऊपर माइक्रोबीस या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो भी अटैक है उसको स्टॉप किया जाता है। उस मैंगो को आप क्या कर सकते हो, बचा सकते
हो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी कॉमन प्रिजर्वेटिव है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो भी फूड है वो लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहता है। और हम जैम्स है या तो स्क्वॉशेस है तो उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, तो विनेगर एसिटिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं जिससे जो भी हमारा जैम है ओके वो लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहे और बिगड़े नहीं। टोमेटो केचप को भी लॉन्ग टाइम तक अच्छे रखने के लिए हम उसमें विनेगर ऐड करते हैं जो कि एक फूड प्रिजर्वेटिव है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट। तो जो भी कॉमन सॉल्ट है वो भी फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ होता है, किसके लिए, तो जो भी मीट और जो भी फिश है उसको लंबे टाइम तक अच्छा रखने के लिए। जो भी मीट और फिशेस है उसको क्या किया जाता है, तो भाई ड्राई सॉल्ट होता है उससे कवर किया जाता है जिससे जो भी बैक्टीरिया होता है उसका ग्रोथ कम हो जाता है। सॉल्टिंग इफेक्ट होती है ओके। तो यहाँ पे हम क्या, तो भाई आंवला को, रो मैंगो मतलब कच्चे मैंगो और टैमरिंड को भी अच्छे रखने के लिए हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं जो कि फूड प्रिजर्वेटिव के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और जो चीज़ घर में अवेलेबल है इसलिए उसको कॉमन प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय द शुगर। तो जैम्स, जेलीज और स्क्वॉशेस को यहाँ पे शुगर से प्रिजर्व किया जाता है ओके। यहाँ पे आपको दिया हुआ है शुगर क्या करती है, तो मॉइस्चर कंटेंट को कम करती है जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाता है और जो भी आपका फूड है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। स्पॉइल जो भी फूड है वो तो स्पॉइल होने से उसको बचाता है, फूड को वो प्रोटेक्ट करता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो आपको देख सकते हो तो यहाँ पे आपको ऑयल और विनेगर वो क्या करता है, तो जो भी पिकल्स होते हैं उसको बैक्टीरिया से क्या करते हैं, तो भाई सड़ने से बचाते हैं। एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, उसका प्रोटेक्ट करते हैं। विनेगर का मतलब होता है एसिडिक एसिड। जो भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फिश है, मीट है ओके, उन सबको भी आप क्या कर सकते हो, इस मेथड से प्रिजर्व कर सकते हो। जो भी टोमेटो केचप आप खाते हो उसके अंदर भी क्या आता है, विनेगर मतलब कि एसिडिक एसिड आता है जिससे वो लंबे टाइम तक अच्छा रहता है। यहाँ पे टॉपिक है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि जो भी आपकी मम्मी है जो मिल्क को क्या करती है, यूज़ करने से पहले या तो स्टोर करने से पहले उसको बॉईल करती है, गर्म करती है, जिससे क्या होता है उसके अंदर के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सब मर जाते हैं। और जो भी आपका फ्रिज है वो उसको गर्म करने के बाद उसको क्या करती है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखती है, किसके लिए, ताकि वो लंबे टाइम तक अच्छा रहे। और लो टेम्परेचर के ऊपर जो भी माइक्रोबीज है उसका ग्रोथ भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम पास्चुराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इसके रिलेटेड है। तो जो भी आपकी मम्मी है वो आपको ऐसा पूछ रही है तो आप ऐसा सोच रहे हो कि जो भी पैकेट्स में दूध आता है वो क्यों नहीं बिगड़ता है, वो लंबे टाइम तक क्यों अच्छा रहता है ओके। पास्चुराइजेशन क्या है, वो कैसे होता है, तो उन सब के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पास्चुराइजेशन किसके लिए होता है, तो मिल्क को लंबे टाइम तक अच्छे रखने के लिए ये मेथड यूज़ होती है। जो क्या करता है, मिल्क को बॉइलिंग किए बिना ही ओके वो क्या करता है, हार्मफुल माइक्रोबीज से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो भाई जो भी मिल्क है उसको 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, कितने डिग्री, 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 से 30 सेकेंड के लिए उसको गर्म करना है। सडनली उसको क्या करना है, चिल्ड मतलब कि कोल्ड करना है और उसको स्टोर कर देना है, जिससे क्या होता है माइक्रोबीज का जो भी ग्रोथ है वो कम हो जाता है और आपका जो भी मिल्क है वो भी प्रिवेंट होता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो लुइस पाश्चर ने इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया था मिल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस मेथड को आप क्या बोल सकते हो, पास्चराइजेशन मेथड भी बोल सकते हो। इसी वजह से जो भी पैकेट में दूध आता है वो लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहता है। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज एंड पैकिंग के बारे में। तो अभी आपको पता है कि अभी के टाइम में जो भी ड्राई फ्रूट्स या तो कोई भी वेजिटेबल्स आता है वो सील पैक और एयर टाइट पैकेट्स के अंदर बेचा जाता है, जिससे माइक्रोबीज का अटैक उसके ऊपर ना हो और जो भी आपका फूड वैरायटी या तो पैकेट्स है, जो भी आपकी चीज़ है खाने की, वो लंबे टाइम तक अच्छी रहती है। फॉर एग्जांपल बालाजी और रियल के जो भी पैकेट्स आते हैं वेफर के वो ओके उसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्रिएट भरा जाता है, फिलअप किया जाता है। उसके बाद का टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो 6th और 7th स्टैंडर्ड के अंदर आपने राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना था, उसके बारे में पढ़ा था। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, तो लेगुमिनस प्लांट होता है, पल्सिस के जो भी प्लांट होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन का ऑटो फिक्सेशन करने का वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो भी राइजोबियम है वो मेनली कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो जो भी लेगुमिनस प्लांट होता है या तो पल्सिस के प्लांट होते हैं उसके रूट्स के जो भी नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पे वो होते हैं, जो कि डायग्राम में आपको दिया हुआ है
ओके, सच एज अ बीन या तो पीस के जो भी प्लांट होते हैं वहाँ पे, और वो क्या करते हैं तो भाई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट से, तो वो डायरेक्टली नाइट्रोजन का एब्सॉर्प्शन करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन वो सॉइल के अंदर करते हैं। आपको पता है कि बारिश के टाइम पे कभी कभी लाइटनिंग होती है, बिजली होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी क्वांटिटी में जो भी नाइट्रोजन गैस है वो एटमॉस्फेयर में से फ्री होता है। तो वो क्या करता है, तो उसको वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। अब कैसे, तो यहाँ पे उसके बारे में हमें नाइट्रोजन साइकिल का जो भी टॉपिक है उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। 4 मार्क का क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ओनली 78% तो नाइट्रोजन गैस है कि जो डीएक्टिव है, हार्मफुल इफेक्ट देता नहीं है। और जो भी नाइट्रोजन गैस यहाँ पे दिया हुआ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, तो उसके लिए पार्ट ऑफ गैस है, तो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन के फॉर्म में यूज होता है, मतलब कि जस्ट अ पार्ट ऑफ बहुत कम क्वांटिटी में, ओके। और जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है तो उसको कोई भी प्लांट या तो एनिमल उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकता नहीं है, डायरेक्टली उसको वो गेन कर सकता नहीं है, ओके। तो जो भी नाइट्रोजन है तो उसको कैसा यूज़ करना है, तो कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं या तो ब्लू ग्रीन एल्ग होती है जो क्या करती है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के फिक्सेशन का वर्क करती है। एटमॉस्फेयर में से जो भी नाइट्रोजन होता है उसको वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, या तो कंपाउंड फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन गैस को वो फ्री करती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी नाइट्रोजन साइकिल है उसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वो नाइट्रोजन साइकिल के डायग्राम के ऊपर से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट आप देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में देख सकते हो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसके नीचे आओ तो एरो में लिखा हुआ है नाइट्रोजन का फिक्सेशन किससे होता है, तो राइजोबियम नाम के जो भी बैक्टीरिया या तो ब्लू ग्रीन एल्ग होती है उसकी वजह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। वही बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजनियस के जो भी कंपाउंड फॉर्म है, कंपाउंड फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में लाते हैं। वही बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो भाई जो भी सॉइल है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जाता है और वही नाइट्रोजन को वापस वो कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट करके वो एटमॉस्फेयर में भेज देता है। ये हो गई आपकी फर्स्ट साइकिल। अब सेकेंड साइकिल की बात करें तो आप देख सकते हो वहाँ पे लाइटनिंग दी हुई है, बिजली होती है, बिजली होने से जो भी नाइट्रोजन है वो फ्री होता है, सॉइल के अंदर आता है। सॉइल के अंदर आने के बाद वो न्यूट्रिशन के फॉर्म में कौन, तो भाई प्लांट को मिलता है, तो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन कैरी फॉरवर्ड होता है। उसके बाद वही प्लांट को एनिमल या तो ह्यूमन बीइंग खाते हैं, तो वही नाइट्रोजन गैस प्लांट में से एनिमल में आएगा। एनिमल जब मर जाता है या तो उसकी बॉडी में से वो वेस्ट निकालता है, तो वही नाइट्रोजन वापस कहाँ पे आता है, सॉइल में आता है। और सॉइल में से वही नाइट्रोजन क्या होता है, वापस कंपाउंड बन के, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस है उसके साथ प्रोड्यूस करके नाइट्रिक एसिड या तो नाइट्रेट एसिड के फॉर्म में वही नाइट्रोजन वापस क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है, ओके। यहाँ पे 2 टाइप से आपको साइकिल दी हुई है, दोनों टाइप से नाइट्रोजन का फिक्सेशन पॉसिबल है। तो वंस अगेन हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि जो भी नाइट्रोजन है तो वो कंपाउंड फॉर्म में यूजेबल नहीं है, उसको कन्वर्ट किया जाता है कौन से फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, नाइट्रिक एसिड या तो नाइट्राइट एसिड, ओके। जो प्लांट क्या करते हैं तो अपने रूट सिस्टम के थ्रू उसको यूज़ करते हैं, जो भी प्लांट है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं किड्स के थ्रू, तो रूट नोड्यूल्स के थ्रू। और जो भी नाइट्रोजन है वो क्या सिंथेसिस फॉर्म में यहाँ पे यूज़ होता है, मतलब कि प्लांट अपने प्रोटीन के फॉर्म में और दूसरे जो भी अदर सब्सटेंस है एनिमल्स है वो क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। जो भी एनिमल्स है वो प्लांट को जब खाते हैं, ओके, तो प्लांट का जब फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो प्लांट में से प्रोटीन लेते हैं, वो प्रोटीन के फॉर्म में उसकी बॉडी में नाइट्रोजन ऐड होता है कंपाउंड फॉर्म में या तो सिंपल फॉर्म में। और वो जब प्लांट या तो एनिमल जब मर जाते हैं तो बैक्टीरिया या तो फंगी के थ्रू उसका कन्वर्जन क्या होता है, तो भाई नाइट्रोजेनियस वेस्ट में से जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसमें सिंपल फॉर्म में वो नाइट्रोजन गैस वापस आता है। और वही जो कंपाउंड्स है, ओके, तो प्लांट उसको फिर से यूज़ कर लेता है और जो भी आपका गैस है तो वही गैस नाइट्रोजन वापस ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके वो क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म यहाँ पे बनाता है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है कि जो नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, तो भाई नाइट्रोजन गैस में से जो भी वापस कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं और वापस वही गैस में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस हिसाब से जो भी आपकी नाइट्रोजन साइकिल है वो 2 पार्ट में ऐसे न्यू कंटिन्यू होती है। एक तो
कंपाउंड फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में आती है उस हिसाब से, और दूसरा सिंपल फॉर्म में से या तो लाइटनिंग के फॉर्म में जो भी नाइट्रोजन आता है उसको प्लांट डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम डिस्कशन करें तो नाइट्रोजन परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर के अंदर, कितना है 78%, लेकिन इसका जो भी यूज़ है तो कंपेयर टू द अदर गैसेस वो बहुत कम है, उसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो क्वेरी है तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आप मेरे को पूछ सकते हो। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 3। Thanks for watching. Stay home, safe home. Goodbye.